children, this is your economics book and we are reading chapter number 2, People as Resources. Page number 20, let's start. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. The household work done by women is not recognized in the national income. अब चिल्ड्रन पहले से ही हिस्ट्री से ही और हमारे कल्चरल रीजन में भी यही है कि जो वीमेन है वो घर की देखभाल करती हैं और जो मैन है वो फील्ड्स में बाहर वर्क करते हैं। तो जो वीमेन जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। Education helps individual to make better use of the economic opportunities available before him. Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. Some women have entered administrative and other services including jobs that need high level of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. एजुकेशन जो होती है किसी भी व्यक्ति को मार्केट में अर्निंग करने के लिए, जो अभी हमने मार्केट इकोनॉमी पढ़ी थी, मार्केट एक्टिविटीज़ में अर्निंग करने के लायक बनाती है। एजुकेशन स्किल डेवलप करती है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि जो व्यक्ति है चाहे वो वीमेन हो चाहे मैन हो इकोनॉमिक रूप से वो डेवलप हो सके, इकोनॉमिक रूप से वो इंडिपेंडेंट हो सके। अब जब वीमेन है वो कंपेयर टू मैन वो वर्क तो करती हैं लेकिन उनको वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है आज के समय में। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर क्यों ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन फिर भी मैन और वीमेन में बहुत ज़्यादा अंतर किया जाता है। बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर उनकी इनकम लो होती है, जहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. फिर भी वीमेन जो हैं जो बहुत हाई एजुकेशन या स्किल ले चुकी हैं उनको वो मैन के अकॉर्डिंग अब वर्तमान में आज के समय वो मैन के अकॉर्डिंग पेमेंट या अर्निंग कर पा रही हैं। वीमेन जो हैं आज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी एंटर हो चुकी हैं जॉब के साथ साथ, और बहुत सारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस में भी वो पार्टिसिपेट करती हैं। आप अपनी ये आपको करना है, आप अपनी बहन से, अपनी सिस्टर से और या अपने क्लासमेट से पूछिए कि वो जो है वो क्या बनना चाहती है, करियर अपना वो किस फील्ड में चुनना चाहती है। एजुकेशन Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also. It enhances the national income, cultural richness and increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3,766.90 crore in the 11th plan. The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 1952 to 3.0% in 2015-16. जैसे कि आपने स्टोरी में देखा कि सकल को किस तरह से एजुकेशन का फ़ायदा मिला, उसे अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली। ये सिर्फ सकल के लिए ही नहीं है, एजुकेशन जो है वो हर एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाती है, उसे अपनी लेबर बढ़ाने में हेल्प करती है और नेशनल इनकम को भी बढ़ाती है। बावजूद इसके हमारे भारत में जो गर्ल्स को एजुकेशन है उसका ग्राफ काफ़ी कम रहा है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हैं, कुछ नवोदय विद्यालय खोले हुए हैं, वो कुछ बॉय और गर्ल दोनों के लिए, कहीं पर सिर्फ गर्ल्स के लिए खोले गए हैं ताकि वो वहाँ पर अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकें। और जो प्लान बनाया गया था, फर्स्ट जो प्लान था 5 ईयर प्लान में, उसमें एजुकेशन के लिए 151 करोड़ रुपीज़ रखा गया था, जो कि बढ़ करके 3,766.90 करोड़ रुपीज़ हो गया 11th प्लान तक।
अब जो एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर है वो 0.64% था 1951 में, 1952 में, जो कि 2015-16 में बढ़ करके 3.0% हो गया। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दिस ग्राफ हियर। ब्लू से जो दिया गया है ग्राफ वो पर्सन्स हैं, रेड में जो दिए गए हैं वो मेल हैं, और जो दूसरे लाइट ब्लू में दिया गया है वो फीमेल हैं। और ये लिटरेसी रेट दिया गया है इंडिया का, तो आप इसमें से देखेंगे, ऑब्जर्व करिए एंड डू दिस एक्सरसाइज आफ्टर द ऑब्जर्विंग दिस ग्राफ। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन डाउट क्लास। Students, you have to read the chapter deeply and carefully, word to word. I will give you only summary. Government doing so many efforts. One of them is Sarv Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 16 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रही है, उन्हीं में से एक सर्व शिक्षा अभियान है जो कि 2010 में लाया गया। उसमें 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट को सभी को शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन है वो जो उनको प्रोवाइड करना नेसेसरी कर दिया गया, ज़रूरी कर दिया गया। Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. और इसके साथ साथ उन्हें मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उन्हें न्यूट्रिशनल अच्छी तरह से उनकी बॉडी को मिल सके और साथ में उनकी अटेंडेंस भी बढ़ सके स्कूल में। Over the past 50 years, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized areas. Let us read the table to see the increase in number of college, universities, enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2015-16। अब पिछले 50 सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए शिक्षा के क्षेत्र में, और इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पर आपको 2.1 टेबल देखेंगे, इसमें आपको दिया गया है नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट एंड फैकल्टी। बहुत अच्छे से इसे रीड कीजिए। 1951 to 51 में कितना था नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, और 2015-16 तक कितना हो गया। देन you have to do this exercise in your fair copy. Observe this table 2.1 and give the answer which are based on this table. Now health. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sectors. स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है हेल्थ का क्या असर पड़ेगा किसी भी जॉब में? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी जॉब देने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, वो ऐसे व्यक्ति को जॉब देगा जो कि एक हेल्दी वर्कर के कंपैरिजन में कम वर्क करे ड्यू टू इल हेल्थ, उसकी बार बार बीमार होता हो? तो क्या कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा होगा जो कि ऐसे व्यक्ति को जॉब देना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। तो निश्चित रूप से जो हेल्थ है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो बहुत अच्छे से अपना वर्क करेगा और बहुत ही बेनिफिशियल आउटपुट देगा। इसलिए जो लास्ट 5 डिकेड जो है, लगभग 50 सालों में इंडिया जो है उसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट किया है, मैन पावर में बहुत डेवलपमेंट किया है, चाहे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टारी सेक्टर गवर्नमेंट के जो हैं, उसी के साथ साथ ये जो हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका प्रोग्रेस की गई है, उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो हेल्थ एक फैक्टर है उसका बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें किया गया है। हियर इज टेबल गिवन 2.2 हेल्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स। अब ये ईयर्स दिए गए हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है इसमें। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दिस टेबल, रीड दिस टेबल एंड डू दिस क्वेश्चंस आंसर इन योर फेयर कॉपी। उस टेबल को पढ़िए और ये क्वेश्चंस आंसर जो है आपको उस टेबल के अकॉर्डिंग ये आंसर्स देने हैं। इसमें एक ग्राफ भी बनाने को बोला गया कि इस टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है, तो वो आपको अपनी फेयर कॉपी में बनाना है। There are many places in India which do not have even these basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. Just for states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of college. इतने डेवलपमेंट के बाद भी ऐसे हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है कॉलेजेस की। मेडिकल कॉलेज जो है वो 381 है हमारे देश में और डेंटल कॉलेज जो है वो 301 है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। ये जो एक्टिविटी दी हुई है ये आपको नहीं करनी है, ये एक्टिविटी भी आपको नहीं करनी है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट।